कल हम लोग बात कर रहे थे आपका अंतर आपराधिक मानववध और हत्या, और हत्या के चारों खंड हम लोगों ने देखे, और चारों खंड में देखने से जो बात स्पष्ट हुई वो बात ये थी कि आपराधिक मानववध हत्या तब माना जाएगा, यानी आपराधिक मानववध ये प्रथम कोटि का आपराधिक मानववध बन जाए दंड के दृष्टिकोण से। ऐसा केवल तब होगा जब स्थिति यह बने कि आपराधिक मानववध का जो करता है इसमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान ये निवास करना शुरू कर दे, और ये ज्ञान इस आपराधिक मानववध के कर्ता को ये बताए कि इसके कार्य के परिणाम स्वरूप जिसकी मृत्यु होगी उसकी मृत्यु इसके कार्य के परिणाम स्वरूप लगभग तय है, यानी इसके कृत्य के बीच और उसकी मृत्यु के बीच एक नेचुरलिटी इसका संबंध होना चाहिए। अगर इसके कृत्य का स्वाभाविक परिणाम या इसके कृत्य का नेचुरल परिणाम, प्राकृतिक परिणाम ये मानव मृत्यु ही है, तो फिर आपराधिक मानववध का कर्ता ये सिर्फ आपराधिक मानववध इसका नहीं बल्कि आपराधिक मानववध जो हत्या है उसका दोषी माना जाएगा। और जब हत्या की चार स्थितियां ये हम लोगों ने देखी तो या तो दृष्टांत के माध्यम से ये चारों स्थितियों में प्रयुक्त शब्द उनकी व्याख्या के माध्यम से ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपराधिक मानववध जो कर रहा है उसमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान आहत व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में कृत्य के किए जाने के समय ही मौजूद है। हम लोगों ने देखा था कि आपराधिक मानववध में जो प्रथम स्थिति है यानी कार्य इस आशय से किया गया है कि उससे किसी मानव की मृत्यु संभव बना दी जाए, और हत्या में जब यही शब्द काखंड में रखे गए तो दोनों स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए विधायिका ने जिस दृष्टांत को दृष्टांत का के रूप में दोनों धाराओं के साथ संलग्न किया, उस दृष्टांत को पढ़ने मात्र से वो अंतर एकदम क्लियर हो जाता है जिसे ज्ञान का अंतर कहते हैं। जब हम लोग धारा 100 के साथ संलग्न दृष्टांत का को पढ़ते हैं तो दृष्टांत के शब्द कहते हैं कि गा का गड्ढे पर घास और लकड़ियां इस आशय से बिछाता है कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित करे। ठीक है, ये शब्द अपने आप कार्य का जो करता है उसके कृत्य की गंभीरता इसको हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। हमने कल आपसे कहा था कि यदि आप में कार्य करने का आशय है तो आप में ज्ञान अवश्य होगा, क्योंकि आशय के बिना कार्य करने का ज्ञान के बिना कार्य करने का आशय निर्मित ही नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान है तो कार्य करने का आशय जरूरी नहीं हो। उदाहरण हमने दिया था, आपने ट्रॉली सड़क पर छोड़ दी है, आपका आशय नहीं है दुर्घटना कारित करने का, ठीक है, लेकिन ज्ञान है आपको दुर्घटना हो सकती है, और आप ट्रॉली जब इस आशय से ही खड़ी करेंगे कि दुर्घटना हो तो जिसे दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आप क्षति पहुंचाना चाहेंगे उसके
दुर्घटना से ग्रसित होने की संभावना ये आपकी जानकारी में होगी, तभी आप ट्राली इस आशय से खड़ी करेंगे कि दुर्घटना हो, अर्थात उस व्यक्ति को जिसको आप दुर्घटना का शिकार बनाना चाहते हैं उसके आने की संभावना उसी मार्ग से आपको ज्ञात होगी, तभी आप आशय दुर्घटना करने के विचार से ट्राली खड़ी करेंगे, अदरवाइज नहीं खड़ी करेंगे। यानी जहां आशय होगा वहां ज्ञान आवश्यक रूप से होगा, लेकिन जहां ज्ञान हो वहां आशय आवश्यक रूप से हो, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। तो वहां हम लोग देख रहे हैं आशय है, लेकिन आशय जिस ज्ञान के साथ है वो ज्ञान उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का ज्ञान 101 में जब मृत्यु कारित करने के आशय धारित करने वाले कर्ता पर हम विचार करते हैं, तो जो स्तर का ज्ञान मौजूद है कार्य के कर्ता में, इन दोनों ज्ञान के स्तरों में एक फर्क है, और वो फर्क दृष्टांत से दिखाई दे रहा है। गड्ढे पर घास और लकड़ियां बिछाता है, वहां कहता है कि गोली मार देता है, ठीक है, कहता है या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है। तो गोली चलाने के परिणाम स्वरूप जो मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, ये निश्चित रूप से गड्ढे पर घास और लकड़ी बिछाने के माध्यम से जो मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, इससे डेफिनेटली अधिक है। तो ज्ञान का अंतर, कौन सा ज्ञान? मृत्यु की संभाव्यता का। जब कार्य के कर्ता, कार्य कौन? जो आपराधिक मानववध का काम कर रहा है, क्योंकि आपराधिक मानववध ही हत्या है। पहले आपराधिक मानववध तो करना ही होगा, हत्या उसी के बाद हो सकती है। ये यूं कहें, जब आप आपराधिक मानववध ऐसी परिस्थितियों में करते हैं जिनमें आपको पता होता है कि मेरे इस कार्य का परिणाम मानव मृत्यु इसी रूप में आएगा, तब आपराधिक मानववध के माध्यम से यदि मानव मृत्यु घटित होती है तो आप हत्या करते हैं। और जब आप आपराधिक मानववध करते तो हैं, लेकिन मानव मृत्यु घटित होगी इसकी संभाव्यता भी आपको पता होती, लेकिन उतनी निश्चितता के साथ नहीं पता होती, तब आप आपराधिक मानववध ही करते हैं, हत्या नहीं करते हैं। इसलिए हत्या के जो 4 खंड हैं उन्हें जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहां जो शब्द प्रयोग है वो आप में आपके कार्य से होने वाली मानव मृत्यु की जानकारी यह आपको लगभग निश्चितता के साथ पैदा कर देता है। यह आपने दृष्टांत का के साथ देखा, फिर खा में आते हैं। कहता ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता है, ये जो जिससे अपराधी जानता है, यही शब्द अंतर पैदा करना है, यही शब्द अंतर पैदा कर देता है। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से आपने शारीरिक क्षति ही कारित की है, मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है आपका, ठीक है, लेकिन आप में ज्ञान मौजूद है कि यह शारीरिक क्षति जो हम पहुंचाने जा रहे हैं इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी, भले ही अन्य किसी की मृत्यु का कारण न भी बने, लेकिन इसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। और आप वो शारीरिक क्षति कारित करते हैं जो उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है।
जिसके बारे में आपको जानकारी थी कि मृत्यु का कारण बन जाएगी, फिर क्यों कारित किया आपने? आपको यह कहने का अवसर क्यों दिया जाए कि हमने शारीरिक क्षति ये साक्ष्य कारित की किंतु मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था? अरे भाई, जब आप जानते थे कि शारीरिक क्षति से इसकी मृत्यु हो सकती है, तो आपने वो शारीरिक क्षति कारित क्यों की? किसी की मृत्यु होती नहीं होती, इस व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में तो आप जानते थे। और जबकि आप आपराधिक मनोवध में देखते हैं, वहां सिर्फ ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु संभाव्य है। इसका बेहतर उदाहरण हो सकता है, आप आ रहे थे, अकस्मात किसी से झगड़ा हो गया, आपके हाथ में कोई तेजधार हथियार था, आपने साचे उसके गर्दन पर मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो आपने जो शारीरिक क्षति कारित की, साक्ष्य कारित की, लेकिन चूंकि अचानक झगड़ा हुआ और झगड़े में उसे चोट पहुंचाना आपका आशय था, मार डालना नहीं था। लेकिन जो चोट आप पहुंचा रहे थे उसके बारे में आपको पता था कि संभव है ये मर जाए, संभव है ये मर जाए। मार डालने का आशय लेकर आपने क्षति नहीं पहुंचाई, क्षति पहुंचाने का ही आशय था। ठीक है, यानी आप उसे पीटना चाहते थे, आप उसे पीटना चाहते थे, लेकिन पीटने में ऐसी शारीरिक क्षतियां आपने कारित कर दी जिससे मृत्यु संभाव्य हो सकती थी और हो गई। ठीक है, अब आप आपराधिक मानववध के दोषी, लेकिन वो स्थिति अलग है जहां आप जानते हैं, ये स्थिति बिल्कुल अलग हो गई जिसमें अपराधी जानता है। इसका मतलब कृत्य का जो करता है उसमें ज्ञान का जो स्तर मौजूद है, उस स्तर के कारण यह कहा जा सकता है कि इसने कृत्य के माध्यम से उसकी मृत्यु को लगभग निश्चित बना दिया, लगभग निश्चित बना दिया। और जब आपने कृत्य के माध्यम से लगभग निश्चित बनाया है तो आप सबसे क्रूर व्यक्ति हैं, आप एकदम 100% दुष्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, आपसे ज्यादा क्रूर और दुष्ट कोई हो नहीं सकता, जो अपने ही समान एक आदमी को, ठीक है, निश्चितता के साथ अपने कृत्य के माध्यम से मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर रहा है, यह व्यक्ति क्रूर और दुष्ट है। इसलिए इसका दमन कठोरता के साथ होना चाहिए। और इसीलिए हत्या के लिए सर्वाधिक दंड या आपराधिक मानववध जो प्रथम श्रेणी का है, जिसे हत्या कहा जाता है, उसके लिए सर्वाधिक दंड, क्योंकि यह व्यक्ति अत्यंत क्रूर व्यक्ति है, ये दुष्ट व्यक्ति है, ये ठीक आदमी नहीं। और तीसरा खंड फिर शारीरिक क्षति के बारे में है। वो कहता है कि आपने साक्ष्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित की जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, अगर आप सामान्य बुद्धि के मनुष्य हैं तो घटनाओं का जो स्वाभाविक अनुक्रम होता है उससे उत्पन्न होने वाले परिणाम आप जानते नहीं हैं। आप किसी को धक्का देंगे छत पर से, तो इस घटना से स्वाभाविक तौर पर घटनाओं के प्राकृतिक अनुक्रम में जो परिणाम पैदा होता है वो आपको मालूम नहीं है। और शारीरिक क्षति आपने साक्ष्य कारित की, आपने सांप, देखिए कार्य है, लाठी डंडा गोली जरूरी नहीं है, ठीक है, आपने सांप जहरीला दूसरे के सिर पर रख दिया, यह कहकर कि हमने इस सांप को मंत्र सिद्ध कर रखा है और यह आपको काटेगा नहीं। चलो हमने मान लिया आपकी बात कि आपने मंत्र सिद्ध कर रखा है, लेकिन सांप किसी के सिर पर रखोगे, डरेगा तो है ही वो डरा, उसने सांप को फेंकने की कोशिश की, सांप ने उसे डसा और मर गया।
ये हत्या है, क्योंकि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन नेचुरल कोर्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, दैट वाज सफिशिएंट टू काज द डेथ ऑफ एनीबडी। उसमें आपके ये जानने की जरूरत नहीं है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी। ऊपर वाले में क्या था, अपराधी जानता है कि इस शारीरिक क्षति से इसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, भले ही अन्य किसी की ना हो। और यहां तीसरे खंड में कहता प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, यानी अगर मामला तीसरे खंड में आया तो आवश्यक रूप से दूसरे खंड में आएगा, लेकिन मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि दूसरे खंड में आए किंतु तीसरे खंड में ना आए। जैसे आपने किसी के पेट में चाकू घुस दिया, ठीक है, उसके नाजुक अंगों को लक्ष्य बनाकर, तो मामला बीमार का हो या स्वस्थ व्यक्ति का हो, दोनों मर जाएंगे, ठीक है। और आपने ये चाकू घुसड़ने की घटना बीमार आदमी के साथ की, तो दूसरी स्थिति है 101 की, जिसके साथ दृष्टांत खा पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें भी मामला आ जाएगा और तीसरे में भी आ जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में भी किसी की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, ठीक है। तो मामला अगर तीसरे नंबर पर वर्णित स्थिति का है, तो वो मामला आवश्यक रूप से दूसरे नंबर की स्थिति में आएगा। लेकिन यह संभव है कि दूसरे की स्थिति में आए, तीसरे की स्थिति में ना आए, यह संभव है, ठीक है। आपने एक बीमार व्यक्ति को हल्का सा घूंसा मारा और आप जानते थे यह बीमार है और आपकी इस शारीरिक क्षति के परिणाम स्वरूप मर सकता है। आपने शारीरिक क्षति ही साक्ष्य कारित की है, हो सकता है आप में उसकी मृत्यु कारित करने का आशय न भी रहा हो, लेकिन शारीरिक क्षति तो साक्ष्य कारित की। ऐसा थोड़ी हुआ कि सांप आपके हाथ पर गिरा और आपने उसे झटकने की कोशिश की और हाथ वहां लग गया, ये थोड़ी हुआ। अगर यह हुआ होता तो शारीरिक क्षति साक्ष्य है ऐसा नहीं कहते हैं, तब शारीरिक क्षति दुर्घटना का परिणाम है, ठीक है। और आप वैध कार्य वैध साधनों से कर रहे थे और दुर्घटना हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई। ये कभी भी हो सकता है। अवैध काम आप कर रहे थे तो अवैध काम का दंड मिल जाएगा, लेकिन आपने शारीरिक क्षति जानबूझकर की, आपने जानबूझकर घूंसा मारा। उसकी स्थिति से आप परिचित हैं, क्योंकि दृष्टांत खा में कह रहा है भाई, जो 101 का दृष्टांत खा है, कहता का यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है, ये जानते हुए कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। किंतु चूंकि वो एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, और यह बात आपको मालूम है, ये जो आपकी जानकारी है, ये जो आपका ज्ञान है, ये आपके मामले को 299 में जो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय जिससे मृत्यु संभाव्य, उस स्थिति में तो रख ही रहा है। प्रथमता जो बहुत मीठा है वो कम मीठा तो हो गई। इसी तरह से यहां कि प्रथमता आपका यह मामला 299 की दूसरी स्थिति में तो आ ही गया, और जैसे दूसरी स्थिति में आया आप आपराधिक मानववध के दोषी तो हो ही गए। लेकिन चूंकि आप जानते थे उसके स्वास्थ्य की दशा के संबंध में, आपने एक विशेष जानकारी मौजूद थी उसके स्वास्थ्य की दशा के संबंध में, इसलिए इस जानकारी ने आपके कृत्य को उस कृत्य के कर्ता से अधिक क्रूर बना दिया, जिसे इस प्रकार की जानकारी नहीं थी, और वो ये शारीरिक क्षति कारित करता और मृत्यु हो जाती। वो कम क्रूर आदमी होता क्योंकि उसे जानकारी नहीं थी इसके स्वास्थ्य की दशा की, और वो शारीरिक क्षति जो उसने साक्ष्य उसे कारित की,
वो स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसके स्वास्थ्य की दशा इसे पता नहीं थी। तो उसका मामला जिस ढंग से डील होगा उससे इसका मामला डील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे स्वास्थ्य की जानकारी है, ज्ञान है, इसमें ये अधिक क्रूर व्यक्ति है और जब अधिक क्रूर है तो दंड भी अधिक कठोरता से मिलना चाहिए। तो तीसरी स्थिति भी आपने देखी और चौथी में तो ज्ञान है ही। वो कहता है कार्य इतना खतरनाक है कि पूरी अधिसंभाव्यता है। इन शब्दों ने ही अंतर पैदा कर दिया, पूरी अधिसंभाव्यता है। यानी कोई घटना भाग्य से घट जाए बात अलग है, अन्यथा पूरी अधिसंभाव्यता है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी मानव प्राणी की मृत्यु होगी या किसी को मृत्युकारक क्षति ये कारित होगी। और बिना किसी उचित प्रतिहेतु के आप वो खतरनाक काम कर रहे हो तो फिर आपकी क्रूरता, आपकी दुष्टता, आपकी धूर्तता, आपकी नीचता ये स्वयं सिद्ध है। इसे अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। और चौथा खंड इसी स्थिति, चौथा खंड का जो दृष्टांत यानी घा दृष्टांत है 101 के साथ संलग्न, वो इसी दशा को स्पष्ट कर रहा है। वो कहता है कि आप व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई तोप चलाते हैं और जबकि वहां क्या है, इस ज्ञान के साथ आप काम कर रहे हो कि मृत्यु संभाव्य है। काखंड ही वहां 299 में है, उसी के साथ जो लेटर पार्ट जोड़ा हुआ है उसमें ज्ञान का उदाहरण दिया। वहां ज्ञान उस लेवल का नहीं है कि यह कहा जाए पूरी अधिसंभाव्यता। यहां पूरी अधिसंभाव्यता इस शब्द ने आपके ज्ञान का स्तर बढ़ा दिया और क्योंकि आपकी ज्ञान का स्तर बढ़ा इसलिए आपकी दोषिता, आपकी कल्पेबिलिटी, आपकी नीचता, आपकी दुष्टता, आपकी धूर्तता ये भी बढ़ गई। और फिर जब बढ़ी तो उसी अनुपात में आपको दंड मिलना चाहिए। इसीलिए इसे प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध ये कहा गया है। हत्या को ये मानववध ही है, यानी यू में से, ठीक है। हालांकि ऐसा कहा नहीं जाता, ये लिखा नहीं भी है, बट यू में से कि 101 इट इज द एक्सटेंशन ऑफ 100, ठीक है, सेक्शन 100। मर्डर इज ए एक्सटेंशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये कल्पेबल होमिसाइड इसकी अग्रावेटेड सिचुएशन है, इसकी अग्रेतर स्थिति है, ठीक है। बच्चा ही बूढ़ा होगा, ठीक है। बच्चा प्राथमिक बिंदु है, बूढ़ा अंतिम बिंदु है, जीवन प्राथमिक बिंदु है, मृत्यु अंतिम बिंदु है। या जीवन तो नहीं कहना चाहिए, जन्म प्राथमिक बिंदु है, मृत्यु अंतिम बिंदु है और इनके बीच में जीवन है, ठीक है। अगर आप मृत्यु इससे डरते हैं तो जन्म यह भी खो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद ही जन्म है, ठीक है। तो अगर आप मृत्यु को नहीं चाहते तो जन्म को भी छोड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जन्म को चाहें मृत्यु को ना चाहें, ठीक है। जो विरोध है उसी में चीजें होने या चीजों को बनाए रखने की शक्ति, स्त्री और पुरुष इसके बीच जो विरोध है इसी के कारण है। उनके बीच प्रेम भी है। अगर सब स्त्री ही हो जाए, सब पुरुष ही हो जाए, विरोध खत्म हो जाए तो उनके बीच प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपराधिक मानववध ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मर्डर लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आपराधिक मानववध हुए बिना हत्या नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपराधिक मानववध हो किंतु हत्या न हो। 4 स्थितियों में नहीं है। शारीरिक क्षति तो कारित की गई लेकिन इस प्रकार के ज्ञान के साथ कारित नहीं की गई कि
उस क्षति से पीड़ित या आहत की मृत्यु हो ही जाएगी, इसके साथ नहीं कारित की गई। आपराधिक मानववध रह गया, हत्या थोड़ी है। ठीक है। और आपराधिक मानववध भी 3 स्थितियों में है, जिनमें से 2 स्थितियों में आशय मौजूद है, और आशय जब होता है तो ज्ञान होता ही है, उसके साथ साथ आशय भी होता है, यानी दोहरी कल्पेबिलिटी होती है। इसीलिए हत्या का मामला है तो चाहे किसी भी स्थिति में आने पर हत्या का मामला बना हो, सर्वाधिक दंड मिलेगा 302 इसमें या 103 इसमें। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इसका मामला है, यानी आपराधिक मानववध का मामला है। तो हम अंतर करेंगे कि शारीरिक क्षति जो साक्ष्य कारित की गई उसके आधार पर मृत्यु हुई, या साक्ष्य कार्य के माध्यम से हुई, या ज्ञान के माध्यम से। जहां साक्ष्य कार्य के माध्यम से वहां 304 पार्ट 1 या 105 उसकी प्राथमिक स्थिति, यानी अधिकतम जो सजा आजीवन कारावास, और इसे द्वितीय श्रेणी का आपराधिक मानववध कहेंगे। और तीसरा केवल ज्ञान है, आशय नहीं है, यानी दोहरी कल्पेबिलिटी नहीं है, और वो ज्ञान वो भी नहीं है जो हत्या के 4थे खंड में। तो न्यूनतम श्रेणी का आपराधिक मानववध है, और तब 304 पार्ट 2 या 105 का लेटर पार्ट, अधिकतम सजा 10 साल या जो भी स्थिति है। ठीक है। तो आप देखेंगे बड़ा वैज्ञानिक ढंग का वर्गीकरण है, बहुत ही शानदार। अब एक तीसरी स्थिति, और तीसरी स्थिति क्या बोल रही है? तब आप माइक बंद करो। अब तीसरी स्थिति देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते, अब जरा विषय को हम स्टॉप कर रहे हैं, और विषय को स्टॉप करके आप तो सामान्य बात करें। देखिए, आदमी जैसा है आपको उसे वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता आप आदमी से महामानवों जैसी अपेक्षा करें, यह नहीं हो सकता। यह ठीक है कि महामानव भी मानव है, लेकिन यह भी उतना ही ठीक है कि प्रत्येक महामानव वो प्रत्येक मानव महामानव नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक महामानव मानव है, मानव होकर ही महामानव हुआ जा सकता है। प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानववध होती है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा गलत यही बहुत गलत बन सकता है। ठीक है ना? अगर बहुत गलत हुआ तो थोड़ा गलत होगा ही होगा, क्योंकि थोड़ा गलत हुए बिना बहुत गलत नहीं हो सकता। हां, यह संभव है कि थोड़ा गलत हो किंतु बहुत गलत न हो, यह संभव है। आपराधिक मानववध थोड़ा गलत है और हत्या बहुत गलत है। और वो बहुत गलत क्यों है? क्योंकि एक विशेष प्रकार का ज्ञान कार्य के संबंध में आप में मौजूद है, इसलिए वो बहुत गलत है। तो बहुत गलत यानी हत्या हुई है, तो थोड़ा गलत यानी आपराधिक मानववध तो होगा ही, उसके बिना कैसे हो जाएगा? लेकिन थोड़ा गलत हो, बहुत गलत न हो, यानी आपराधिक मानववध हो, हत्या न हो, यह संभव है। ऐसे ही इस सबसे अलग हटते हुए हम बात कर रहे हैं कि आदमी जैसा है उसे वैसा ही लेना पड़ेगा। और आदमी के संबंध में जब हम विचार करेंगे तो एक बात तय है कि यह ठीक है कि प्रत्येक महामानव पहले मानव होगा और तभी महामानव हो सकता है। लेकिन यह भी सही है कि प्रत्येक मानव महामानव होगा, यह जरूरी नहीं है। महामानव मानव होगा क्योंकि मानव प्राथमिक बिंदु है, महामानव उच्चतम विकास है मानव का। लेकिन सब उच्चतम विकास को उपलब्ध होंगे, ये जरूरी नहीं है।
ठीक है ना, ये जरूरी थोड़ा ही है। राम और रावण, इसके बीच फर्क क्या है? राम उच्चता की अधिकतम सीमा को छुए हुए हैं। राम उच्चता की जो, यानी श्रेष्ठता की जो उच्चतम सीमा हो सकती, वहां राम है। और रावण नीचता की जो उच्चतम सीमा हो सकती है, वहां है। और क्यों है ऐसा? काहे है ऐसा? इसलिए कि रावण के पास सोने की लंका है, फिर भी दूसरे के राज्यों की उसे आकांक्षा है। ठीक है, रावण के पास अकूत धन संपदा है, फिर भी दूसरों की धन संपदा की उसे इच्छा है। रावण के पास अनेकों स्त्रियां हैं, फिर भी उसे दूसरे की स्त्री की अपेक्षा है, इसलिए नीच है। बाकी कोई कारण नहीं, बाकी तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी जब इस प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित होता है तो उसे पढ़ा लिखा नहीं, उसे नीच बोलते हैं। ये रावण के कैरेक्टर से हमें शिक्षा मिलती है। महान राजा है, लेकिन सब कुछ होते हुए दूसरों को जीने नहीं देना चाहता। सह अस्तित्व का विरोधी है, दूसरों को नहीं रहने देना चाहता। क्या कहता है? एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं हो सकता, हम ही हम हैं बस, दूसरी ओर राम है। अभी राज तिलक हो रहा था, अभी वनवास मिला है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ठीक है, यानी झोपड़ी में भी उतना ही खुश हैं और महल में भी उतने ही खुश हैं, क्योंकि सुख संपदा उन्हें जीने के लिए जरूरी नहीं है। वो दूसरों को कुछ छीनना नहीं चाहते। ठीक है, इसीलिए वो सुखी और संतुष्ट है। ठीक है, तो राम कोई बने, ठीक है, यानी महामानव बने, तो मानव से ही शुरुआत होगी, मानव से ही शुरुआत होगी और महामानव बन सकते हैं। वो उच्चतम विकास है, लेकिन हर व्यक्ति उच्चतम विकास को उपलब्ध नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति राम नहीं होता। उस युग में भी सब राम नहीं हुए, उस युग में भी राम अकेले ही रहे। इसका मतलब मानव के लिए अधिकांश जो संभावना है वो ये कि वो मानव ही रह जाएगा, महामानव नहीं बनेगा। और कानून किसके लिए? आम आदमी के लिए, मानवों के लिए, महामानवों के लिए नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि महामानवों के लिए कानून की कोई जरूरत है ही नहीं। राम को किसी कानून की जरूरत थोड़ा ही है। तुम बताओगे उन्हें कि किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए, अरे वो तुम बता रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं करनी चाहिए, वो विचार तक की चोरी नहीं करते। तुम कहते हो कि शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल ये नहीं देना चाहिए, इसे इंजरी माना जाएगा, इसे उपाधि माना जाएगा। अरे वो किसी को शब्दों से भी पीड़ा ये नहीं देना चाहते, तो उनके लिए कानून नहीं है। इसीलिए कहा जाता है महामानव के लिए कानून नहीं है। क्यों? उसे कानून की जरूरत ही नहीं। कानून हमेशा मानवों के लिए। और जो मानवों पर आप विचार करेंगे तो जो मानवों की कमजोरियां हैं वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि व्यक्ति की कमजोरी को दंडित करें, कमजोरी दंडित नहीं होगी। क्रूरता और दुष्टता ये दंडित होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कमजोरी को दंडित कर रहे हैं तो आप नीच हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। क्रूरता और दुष्टता ये दंडित होनी चाहिए। इसीलिए हत्या में अपवाद जोड़े गए, इसीलिए जोड़े गए। ठीक है, कुछ मानवोचित जो होगा ही होगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जानते हैं बुरी चीजें हैं,
लेकिन ये ऐसे आवेग हैं जो व्यक्ति पर सवार होते ही होते हैं, और जब ये आते हैं, ठीक है, तो कितना भी बेहतर व्यक्ति हो, वो व्यक्ति के तौर पर उचित निर्णय नहीं लेता, और सबको आते हैं, सबको आते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को आते हो। हां, महामानवों की बात अलग है। कानून हम महामानवों के लिए नहीं बना रहे हैं, कानून हम मानवों के लिए बना रहे हैं। तो क्रूरता और दुष्टता यह दंडित होनी चाहिए। हत्या में क्रूरता और दुष्टता उच्चतम श्रेणी की है, इसलिए हम कह रहे फांसी देंगे या आजीवन कारावास। आपराधिक मानववध जो साक्ष्य कार्य के माध्यम से किया गया या शारीरिक क्षति पहुंचाने वाले कार्य के माध्यम से किया गया, यह दूसरे श्रेणी की क्रूरता और दुष्टता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसी सजा देंगे जो मैक्सिमम आजीवन कारावास तक जा सकती है, ठीक है। और तीसरे प्रकार की दुष्टता और धूर्तता और क्रूरता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं ज्ञानपूर्वक जिससे मानव मृत्यु संभाव्य है। ये न्यूनतम श्रेणी का आपराधिक मानववध है, क्योंकि यहां ज्ञान तो है किंतु आशय नहीं है। इसलिए हम उसे 304 पार्ट 2 या 105 के लेटर पार्ट में दंडित कर रहे हैं, क्योंकि यह आदमी इन दोनों की अपेक्षा कम क्रूर है, कम दुष्ट है। लेकिन हमने जानबूझकर किसी की मृत्यु कारित कर दी, साक्ष्य कार्य के माध्यम से मृत्यु कारित कर दी, ऐसी शारीरिक क्षति के माध्यम से उसकी मृत्यु कारित की जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में या तो इसकी मृत्यु कारित कर देंगे या कम से कम इसकी मृत्यु जरूर इस शारीरिक क्षति से हो जाएगी, और साक्ष्य हमने वो शारीरिक क्षति कारित की। लेकिन उन विकारों के अधीन होकर कारित की, जिन विकारों के अधीन कोई भी मानव हो ही जाता है, ठीक है। हमने किया तो ऐसा काम है जो हमें प्रथम श्रेणी का क्रूर व्यक्ति बना देता है, लेकिन हमने वो स्वेच्छा से नहीं किया है, बल्कि एक विशेष प्रकार की विवशता उसके अंतर्गत किया है, और वो विवशता, ठीक है, मानव स्वभाव का भाग है। ऐसी विवशता है, हम छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छूटती। क्रोध कौन नहीं छोड़ना चाहता, लोभ कौन नहीं छोड़ना चाहता, मोह कौन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन छूटता नहीं है। ठीक है, बड़ी साधना चाहिए तब छूटता है, ठीक है ना। तो क्रोध ये इच्छा नहीं है, ये विवशता है। लोभ ये इच्छा नहीं है, ये विवशता है। मोह ये इच्छा नहीं है, ये विवशता है। तो अगर किसी ने क्रोध की विवशता में, ठीक है, मजबूर होकर, क्रोध से मजबूर होकर, मजबूरी तो कई प्रकार की हो सकती है। धमकियों द्वारा विवश किया गया व्यक्ति, ठीक है, उसे तो आप जनरल एक्सेप्शन में लगभग माफ कर देने को तैयार हो, ठीक है। आप यही तो कह रहे हो, धमकियों द्वारा उसे विवश किया गया, और धमकी क्या की है? तत्काल मृत्यु की। और उसने अपने को ऐसी परिस्थिति में स्वयं नहीं डाला है जिसमें वो ऐसी धमकियों के अधीन हो गया हो, तो आप तो उसे माफ करने को तैयार हो, सिवाय राज्य के विरुद्ध अपराधों और उन अपराधों के जिनमें मृत्युदंड प्रावधानित है उन्हें छोड़कर, बाकी तो आप माफ करने को तैयार हो। तो अगर हम भी विवश हो गए, वहां वो धमकियों से विवश हुआ, यहां हम क्रोध से विवश हो गए, तो अगर हम विवश हुए तो आप हमें, ठीक है, बिल्कुल माफ न भी करो, ठीक है, लेकिन वो दंड दे दो जो उस व्यक्ति को देते हैं जिसने बिना किसी विवशता के, पूर्ण स्वेच्छा, पूर्ण दुष्टता, पूर्ण क्रूरता के साथ प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध किया था। तो ये कौन सा न्याय कहा जाएगा? इन दोनों व्यक्तियों के उत्तरदायित्व में कोई फर्क ये तो होना चाहिए, जिससे क्रूरता और दुष्टता के कारण
प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध कर दिया, और जिसने क्रोध की विवशता के अधीन प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध कर दिया, इन दोनों व्यक्तियों के उत्तरदायित्व में कोई फर्क, ये तो होना चाहिए ना। आप पूरी तरह माफ न भी करें, क्योंकि क्रोध ये मानव के स्वभाव की कमजोरी है, उसके स्वभाव की विवशता है, ये हम मानते हैं, लेकिन फिर भी है तो गलती चीज, ठीक है। लेकिन कितनी भी गलत क्यों ना हो, ये इस व्यक्ति को जिसने क्रोध के अधीन होकर उन परिस्थितियों में आपराधिक मानववध किया है जो इसे हत्या का दोषी बना देंगे, इस व्यक्ति के जिसने ये काम क्रोध में किया, इसके उत्तरदायित्व को हम उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व के समान तो नहीं रख सकते, जितने पूर्ण क्रूरता और पूर्ण दुष्टता और पूर्ण धूर्तता के साथ ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक मानववध किया जिसे हम हत्या का नाम देते हैं। इनके बीच कोई फर्क तो आप करेंगे। दूसरी स्थिति में कहता है आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया किसने था? तुमने, कानून ने, तुमने दिया था। विवेक सब में इतना नहीं हो सकता कि हम कहां रुकें ये सब जान लें। स्टार्ट कर देना आसान है और फिर रुकना कठिन होता है। यह अधिकार दिया तो तुम्ही ने था, ठीक, और तुम्ही ने कहा कि लोक नीति यह कहती है कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कतिपय परिस्थितियां उत्पन्न होने पर आपको अपनी रक्षा में कुछ परिस्थितियों में तो मृत्यु कारित कर देने तक का और अन्य स्थितियों में कोई अन्य हानि कारित करने तक का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ये कहा किसने? ये तो तुमने कहा। और प्रत्येक व्यक्ति इतना जीनियस नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति का आत्मनियंत्रण इतना मजबूत नहीं हो सकता कि वो हर परिस्थिति में रुक जाए। तो जिस व्यक्ति ने आपके द्वारा प्रदत्त अधिकार का अतिलंघन किया, ठीक है, आपके द्वारा प्रदत्त अधिकार का अतिलंघन किया और उन परिस्थितियों में मानव मृत्यु कारित कर दी जिन्हें हत्या कहते हैं, इस व्यक्ति के उत्तरदायित्व में और उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व में जिसने पूर्ण दुष्टता, क्रूरता और नीचता के साथ मानव मृत्यु कारित किए, क्या कोई अंतर नहीं होना चाहिए? कोई न्यायोचित व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति कहेगा इन दोनों व्यक्तियों के दायित्व में फर्क होना ही चाहिए। तीसरा और ले लीजिए, लोक सेवक अपना काम कर रहा है और सद्भाव पूर्वक, पूर्व चिंतन के बिना, यह विश्वास रखते हुए कि हम अपने पदीय कर्तव्य को कर ही नहीं सकते, इस काम को किए बिना किसी की मृत्यु कारित कर देता है। न तो सद्भाव पूर्व, न तो पूर्व चिंतन है, न कोई वैमनस्य है, सद्भाव पूर्वक वो अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। और उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में कार्य हत्या बन जाता है, इतने मानव मृत्यु कारित कर दी, तो फिर क्या उस व्यक्ति जिसने जानबूझकर ऐसा काम किया, धूर्तता और क्रूरता के साथ, क्या उसमें और इसमें कोई उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से फर्क नहीं होना चाहिए? कोई फर्क तो होना चाहिए। यही स्थिति जब झगड़ा जनित आवेश, अचानक झगड़े के परिणाम स्वरूप जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसमें, ठीक है, बिना किसी अपराधिक रीति का प्रयोग किए, बिना किसी क्रूरतापूर्ण ढंग के मृत्यु कारित की गई, या फिर जब सम्मति दी है एक वयस्क व्यक्ति ने, तो ये लोग अगर कोई ऐसा काम करके उस श्रेणी का आपराधिक मानववध कर रहे हैं जो हत्या कहा जाता है, तो इन व्यक्तियों के उत्तरदायित्व है। और जो जानबूझकर पूरी क्रूरता और पूरी दुष्टता के साथ मानव मृत्यु को कारित कर रहा, इस व्यक्ति के उत्तरदायित्व में फर्क होना चाहिए। यह प्रत्येक न्यायोचित व्यक्ति की मांग होगी। और इसीलिए उसने कहा कि एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। यानी आपराधिक मानववध किया है आपने, हत्या की कोटि का किया है, लेकिन अपवादों में आ गया, तो फिर हम आपका जो उत्तरदायित्व है
ये इस व्यक्ति के बराबर नहीं रखेंगे जिसने ऐसी किसी परिस्थिति के बिना पूरी क्रूरता और दुष्टता का परिचय देते हुए उस श्रेणी का आपराधिक मानववध किया जिसे हत्या कहते हैं। इसके बराबर आपका दायित्व तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि ये न्यायोचित नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए अगर आपका मामला अपवादिक परिस्थितियों में आया तो फिर से यह मामला वहां आ जाएगा जो हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध कहा जाता है। लेकिन आपने चूंकि यह मानववध इतनी निश्चितता के साथ किया कि आपके कृत्य का स्वाभाविक और प्राकृतिक परिणाम मानव मृत्यु ही थी, इसलिए हम आपके कृत्य को न्यूनतम श्रेणी का तो नहीं मानेंगे। अगर हम प्रथम श्रेणी का नहीं मानेंगे तो न्यूनतम श्रेणी का भी नहीं मानेंगे, हम बीच की श्रेणी का मानेंगे और इसको वहां पर कैटेगराइज करेंगे जहां पर आपराधिक मानववध शारीरिक क्षति या साक्ष्य कार्य के माध्यम से किया जाता है। और आपको हम दंडित कहां करेंगे? 304 पार्ट 1 इसमें दंडित करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कानून इतना युक्ति संगत है, इतना न्यायोचित है जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसका जो उसकी जो जस्टिस है, उसकी जो रीजनेबिलिटी है, वो देखने से पता लगती है। जब उस पर विचार करिए तो वो समझ में आती है। अदरवाइज तो और जब आप रीजनेबिलिटी को समझते हैं कानून की, तो फिर याद करने में कोई समस्या नहीं। और जब रीजनेबिलिटी समझ में ना आए तो फिर याद हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग की अपनी विशेषताएं हैं। वो श्रेष्ठ को छोड़ता नहीं और निकृष्ट को पकड़ता नहीं। कुछ भी निकृष्ट आपको याद नहीं रहेगा और कुछ भी श्रेष्ठ जो आपको श्रेष्ठ लगता है वो श्रेष्ठ है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको श्रेष्ठ लगता है जिस विचार, व्यक्ति या घटना के संबंध में आपका व्यक्तिनिष्ठ निर्णय यह है कि यह श्रेष्ठ है, वो भुलाए नहीं भूलता। और जिस घटना, व्यक्ति या विचार के संबंध में आपका अपना निष्कर्ष यह है कि यह निकृष्ट है, वो याद करने से भी याद नहीं होता। ठीक है, तो कानून की जो युक्ति संगतता है इसको समझना चाहिए। और अब आपको लगेगा कि वाकई अपवादों में जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में अगर किसी ने उस कोर्ट का भी आपराधिक मानववध किया है जिसे हत्या कहते हैं, तो भी उसका उत्तरदायित्व उस व्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए जिसने ऐसी अपवादिक परिस्थितियों के बिना उस श्रेणी का आपराधिक मानववध किया है जिसे हत्या कहते हैं। वो क्रूर और दुष्ट व्यक्ति है। यह व्यक्ति विवशता और मजबूरी में पड़ा हुआ व्यक्ति है। इसकी विवशता और मजबूरी मानव स्वभाव से जन्मी है, और मानव स्वभाव इसे इसके साथ जीना ये प्रत्येक आदमी की मजबूरी है। वो छोड़ना भी चाहे तो बड़ा प्रयत्न और प्रयास करना पड़ता है, और उतना प्रयत्न और प्रयास हर व्यक्ति कर पाएगा। ये सोचना भी मूर्खता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज और समझ लें, ये सारे सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत हैं, इनके हिसाब से न्यायालय में निर्णय होता है। लेकिन कौन सा सिद्धांत लागू होने योग्य है, इसी विषय पर साक्ष्य आता है, इसी विषय पर। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति कहेगा कि हमने प्रकोपन के अधीन यानी गुस्से में प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध कर दिया, तो देखा जाएगा आप गुस्से में थे भी या नहीं, या नाटक कर रहे हो। ठीक है, यहीं पर एविडेंस आएगा। आप गुस्से में थे या नहीं थे, यह आपके कार्यों से पता लगेगा। क्योंकि गुस्से में जब आदमी होता है तो जिस ढंग से काम करता है, और जब काम एंड कूल होता है वो तो जिस ढंग से काम करता है, दोनों में फर्क होता है। इसीलिए कहते हैं, जब आरोप की विरचना हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या कह रहा था, ठीक है, इधर के सेक्शन तो हमें याद भी नहीं हुए,
मेरा ख्याल है 235, 36, 37 वहां कहीं होगा, क्योंकि आरोप वहीं पर है। अन्यथा पहले कौन सा था सेक्शन? 222 कहता था कि अगर एक अपराध का आरोप लगाया गया लेकिन छोटा पूरा अपराध साबित हो गया, तो छोटे अपराध का आरोप जो साबित हुआ है, यद्यपि न भी लगाया गया हो, अच्छा 245 है, तो भी उसके लिए उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यानी 302 का आरोप लगाया गया और साबित यह हुआ कि नहीं, प्रकोपन में था वो। ठीक है, यह साबित हुआ, तो क्या है, आपको 304 में दंडित कर सकते हैं। और 304 का आरोप आपने लगाया तो 302 में नहीं, तब फिर 221 का सहारा आपको लेना चाहिए था। 302 / 304 दोनों का चार्ज बनाना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद 302 आज की डेट में 103 हो गई और वो 105 हो गई। तो इन्हीं विषयों पर साक्ष्य आएगा। ये कानून है, ये सिद्धांत है, लेकिन मामला कहां जा रहा है, इसी का निर्णय न्यायालय को करना है। न्यायालय को क्या निर्णय करना है कि मामला 103 में आ रहा है या 105 में जा रहा है, इसी विषय पर। और इसका निर्णय वो करेगा कैसे? साक्ष्य से, एविडेंस से। ठीक है ना? तो सारी चीजों को समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे तो मामले लिखे होंगे, मामले, और उसमें कहीं पर तो वो मानेंगे 304, कहीं पर मानेंगे 302, कहीं पर कुछ मानेंगे, कहीं पर कुछ मानेंगे। लेकिन वो जो कुछ मानेंगे तर्क से मानेंगे और उस पर्टिकुलर मामले में आए गए साक्ष्य के अनुसार मानेंगे। तो कुल मिलाकर हम जो अपवादों पर बात करना चाहते थे, ठीक है, वो बात ही यही है कि अपवादों में मामला अगर आ गया तो फिर आपको उतना दंड या उतना दायित्व इससे भारित नहीं किया जा सकता जितना अपवादों में या उन स्थितियों में आए बिना सिर्फ क्रूरता और दुष्टता के कारण उस प्रकार का कार्य करने पर आपका दायित्व होना चाहिए। इनके बीच अंतर होना भी चाहिए न्याय के दृष्टिकोण से, और क्योंकि न्याय करना ही विधि का लक्ष्य है, इसलिए वो अंतर किया भी गया है। तो अब जो स्थिति उभर कर आई है, वो स्थिति क्या उभर कर आई कि अगर प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध, यानी ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या है वो आपने किया है, तो आपको अधिकतम दंड मृत्यु या आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास मिनिमम है वहां, मृत्यु ठीक है अधिकतम है, न्यूनतम आजीवन कारावास, क्योंकि क्रूरता और दुष्टता इस लेवल की क्या आप जानते थे? ठीक है ना, चारों खंडों में ज्ञान आ रहा है एक विशेष प्रकार का, जो कि मृत्यु की निश्चितता का ज्ञान आपको करा रहा है। एक विशेष प्रकार का ज्ञान कृत्य के कर्ता में मौजूद है, और ज्ञान की चर्चा दृष्टांत से लेकर और परिभाषा में प्रयुक्त शब्दों तक में हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इतने नीच व्यक्ति हैं तो अधिकतम दंड। फिर द्वितीय श्रेणी कि मानव ने अपनी कमजोरी, अपनी विवशताओं, इससे विवश होकर प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध कर दिया, या शारीरिक क्षति जो साक्ष्य कारित की गई या साक्ष्य कार्य के माध्यम से मानववध कारित किया, इन दोनों मानववधों को, यानी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, चाहे अपवादों में आने के कारण से और चाहे चार स्थितियों में न आने के कारण से, ठीक है ना, उस मानववध को द्वितीय श्रेणी के दंड से दंडित करेंगे। और द्वितीय श्रेणी का दंड का 304 पार्ट 1 या 105 का पूर्ववर्ती भाग, और न्यूनतम श्रेणी का आपराधिक मानववध जो कि सिर्फ ज्ञान, जो कि हत्या में नहीं, क्योंकि हत्या में तो ज्ञान विशेष प्रकार का है, जो 100 के लेटर पार्ट में वर्णित है, उस परिस्थिति में आपने आपराधिक मानववध किया तो न्यूनतम श्रेणी का दंड आपको दिया जाएगा। यह स्थिति रहेगी। अब हम लोग देखें कि अपवादिक परिस्थितियां ये प्रारंभ कब होती हैं। ठीक है, अपवाद एक कहता है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है,
यदि अपराधी उस समय, जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। कहता मृत्यु कारित करे, शब्द है मृत्यु कारित करे, ये शब्द बता रहे हैं कि जानबूझकर मृत्यु कारित की गई है और उस कार्य के माध्यम से कारित की गई है जिसके बारे में कर्ता को पूर्ण ज्ञान है कि मेरा कार्य मृत्यु ही पैदा करेगा। उसका मृत्यु कारित करे, ठीक है ना। इन शब्दों ने मामले को कहां पहुंचा दिया? प्रथम श्रेणी के आपराधिक मानववध में, ठीक है ना। मृत्यु कारित करे ये कहा है उसने, लेकिन फिर उस प्रथम श्रेणी के आपराधिक मानववध इसको बाहर किसने निकाल दिया? प्रकोपन ने। क्योंकि प्रकोपन ने क्या किया था? आत्म संयम की शक्ति से उसे वंचित कर दिया था। और प्रकोपन जिसने उसे आत्म संयम की शक्ति से वंचित किया, ये किसी भी आदमी को आ सकता है, ये मानवोचित कमजोरी है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अपवाद अगर पूरी तरह लागू न हुआ तो मामला हत्या में जाएगा, ठीक है। फिर हत्या में जाएगा, फिर आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं उस कोटि में नहीं रहेगा, फिर तो हत्या में जाएगा, क्योंकि शब्द ये कह रहा है। और शब्द को इसी प्रकार पढ़ते हैं क्रिमिनल लॉ में। हमने आपको कई बार कहा कि आपराधिक विधि में जिस शब्द का प्रयोग है, उस शब्द का जो सहज स्वाभाविक अर्थ है उसी को लिया जाएगा, जब तक कि विधायिका स्वयं परिभाषा खंड में उस शब्द को कोई विशेष अर्थ न दे या संदर्भ से कुछ अन्यथा प्रतीत न होने लगे। अगर संदर्भ कुछ अन्यथा की मांग कर रहा है तब तो बात अलग हो गई। अदरवाइज शब्दों के सामान्य अर्थ लिए जाएंगे। उसने कहा मृत्यु कारित करे। जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, ये कहते हो कि हमने ये किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिन साधनों से जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप उस परिणाम को उत्पन्न किया है, जिस परिणाम का उत्पन्न होना आप कार्य के होने के रूप में निरूपित कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने कृत्य के माध्यम से उस परिणाम के उत्पन्न हो जाने की पूर्ण जानकारी रही है, तभी आप इस शब्द का प्रयोग करते हो कि हमने ये किया। अदरवाइज शब्द ये नहीं होते, तब शब्द ये होते हैं ये हो गया, किया और हो गया अलग अलग बात है, उसके सामान्य अर्थ लिए जाएंगे। अब ये अलग बात है कि सामान्य अर्थ लेना ही आपके लिए इतना कठिन है कि आप सामान्य अर्थ ले ही नहीं पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन उसने कहा मृत्यु कारित करे, करे मीनिंग कर भाई उसे खूब मालूम था कि हमारे इस कार्य से मृत्यु ही होगी। तो अगर यह सिद्ध हुआ कि प्रकोपन नहीं था बेटा, या तुम बहाना कर रहे हो प्रकोपन का, तो मामला हत्या में ही जाएगा फिर, और प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो ये अपवादों की स्थिति है। अपवादों पर विस्तार से बात कल करेंगे, देखेंगे।